ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि अदालत के अंदर आप किसी कत्ल का मुजरिम जो है उसका कत्ल साबित करने के लिए वकील कहे कि आपको किस किस्म का सबूत चाहिए। आपने सबूत फैक्ट्री में नहीं बनाना है, आपके पास जो सबूत है वो सबूत पेश कीजिए। आप मुझसे ना बताइए कि आपको नीले रंग का सबूत चाहिए, पीले रंग का सबूत चाहिए। आपके पास जो सबूत है, जो आपके ख्याल में सबूत हो सकता है इस यूनिवर्सल क्रिएटर की एग्जिस्टेंस का, वो सबूत पेश कीजिए जिसने आपको कन्विंस किया इस यूनिवर्स का क्रिएटर है। दरसान भाई, ठीक, अगर आपने किया भी, कैटेगरी एरर है भी, ठीक है, मैं उसको एक पल के लिए साइड कर देता हूं। लेकिन अगर हम कोर्ट में भी केस करने जाते हैं तो जो जज रहता है वो पहले बताता है कि तुम ये एविडेंस लेके आओ, फिर उन एविडेंसेस की बुनियाद पर मैं इसको सजा दे सकता हूं। तो वहां पर भी एविडेंसेस की अहमियत है और पहले वो एविडेंसेस मानता है किस एविडेंस के आधार पर हम इस मुजरिम को सजा दे पाएंगे। तो वहां पर भी यही सिस्टम लागू होता है। हालांकि अगर एक मर्डर के इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज हो, अगर एक मर्डर के इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज हो और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे सीसीटीवी फुटेज काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मुझे एक इंसान की टेस्टिमनी चाहिए, आप कहेंगे कि यार मेरे पास उसका सीसीटीवी फुटेज है, मेरे पास किसी एनी गवाह की टेस्टिमनी नहीं है, तो क्या इस बुनियाद पर उस कातिल को सजा नहीं होगी कि मेरी मर्जी का सबूत जो है आप पेश नहीं कर पाए? भाई, आपके पास इस यूनिवर्स की क्रिएटर का जो भी सबूत है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है, कोई टेस्टिमनी है, कोई लॉजिकल बात है, कोई फिलोसॉफिकल एनालॉजी है, आपको पेश करें सर। हाँ, अब आप आए एकदम करेक्ट प्लेस में। जैसे आपने कहा था कि मान के चल रहे थे सीसीटीवी कैमरा है। अब एक व्यक्ति कहता है कि सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आई हुई है, उस फुटेज के आधार पे भी मैं उसको सजा दे सकता हूँ, परंतु जो सीसीटीवी फुटेज थी वो गायब हो गई, है नहीं हमारे पास। अब वही केवल एक मीडियम नहीं उसको सजा देने का, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम जिसके कारण से हम जो उसको सजा दे सकते हैं। तो अब आपने एक लॉजिकल बात कही कि केवल मैं आंखों के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मैं लॉजिक कॉमन सेंस के ऊपर भी हूं। बहुत प्यारा। मैं जितने भी मालूम रिलीजन्स हैं, मैं जितने भी इस दुनिया के अंदर नोन रिलीजन्स हैं, उनका मैं एथियस्ट हूं। मैं उन सब के गॉड्स को डिनाई करता हूं, लेकिन मेरे पास इस यूनिवर्स के ओरिजिन की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस लिहाज से मैं एग्नोस्टिक हूं कि अगर मुस्तकबिल में हमारे पास कोई नया एविडेंस आया तो हम उसके ऊपर गौर करेंगे। इसलिए मैं अपने आप को एथियस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहता हूं। और दर्शन भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर यूनिवर्स के क्रिएटर को साबित कर रहे हैं, क्या आप दुनिया में किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के ऊपर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है लेकिन वो इस यूनिवर्स के मामलात में इंटरवीन नहीं करता है? दर्शन भाई, ठीक है, मैं बताता हूँ कि मेरा मत क्या है। वैसे ऑनेस्टली मैं सनातनी हूँ, लेकिन हाँ, मैं किसी रीजन के ऊपर अपना मत जाहिर करूं ना करूं, उसके ईश्वर के एक बात समझिएगा, ये जो आपने सवाल पूछा उसका मैं उत्तर देता हूं, परंतु उसकी एग्जिस्टेंस से पहले उसके एट्रीब्यूट्स पे जाना, ये कुछ उसी प्रकार की बात है कि एक व्यक्ति मुझे ये कह रहा है कि इसको वैसे एकेडमिया लेवल पे रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं। रेड हेरिंग फैलेसी का मतलब होता है मुद्दा कुछ और है, मुद्दे से भटक के कहीं और जाना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाँ, कि जो गैलेक्सी है उसका एग्जिस्टेंस है, उसके एग्जिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसके एग्जिस्टेंस को छोड़कर, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन मैं उसके एग्जिस्टेंस के साबित करने से पहले ये पूछ रहा हूँ कि वो जो गैलेक्सीज है वो कैसे है, प्लैनेट्स कैसे है, ये जो अर्थ है ये कैसे खल्क हुई। खल्क होना और उस गैलेक्सीज के एट्रीब्यूट्स होना कि वो जो 9 प्लैनेट्स हैं वो दिखने में कैसे हैं, ये तब होगा जब एग्जिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सीज प्रूफ, उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे। वैसे ही जब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड साबित हो जाएगा तो फिर वो जो है इंटरवीन करता है कि नहीं, और करता नहीं तो वो मतलब वो जो है खुदा कैसे हो गया। और भी इसमें कई सारे प्रॉब्लम, जैसे आपका ही बहुत प्यारा मैंने पॉडकास्ट देखा था मुफ्ती यासिर अहमद वाजिदी के साथ, और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा, उसमें प्रॉब्लम ऑफ विल आ जाती है और भी प्रकार की फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स है। लेकिन हजरत, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये उसके एग्जिस्टेंस के बाद साबित होंगी। या तो ये होगी पहले मेट्रीब्यूट्स पे, अगर मेट्रीब्यूट्स पे डिस्कस करें तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हो जाएगा, ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, बाकी आपका मैं मुझे बहुत अरसे के बाद किसी से बात करने का लुत्फ आने लगा है। और दर्शन भाई, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा।
मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर यकीन नहीं करता हूं, इसलिए आप मुझे इस हक से महरूम कर रहे हैं कि मैं उसके एट्रीब्यूट्स पर बात नहीं कर सकता हूं। करेक्ट? जब तक मैं उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानूंगा, मैं उसके एट्रीब्यूट्स पर बात नहीं कर सकता। क्यों? हालांकि मैं समझता हूं कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी एट्रीब्यूट्स हैं वो एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल थीसिस है। लेकिन चलें, मैं आपके लिए मान लेता हूं कि जनाब मुझे इजाजत नहीं है एट्रीब्यूट्स पर तब तक बात करने की जब तक मैं उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मान लेता। लेकिन मेरे सामने जो मेरा गेस्ट दर्शन आर्या बैठा है, वो तो उस गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर यकीन रखता है ना, वो तो उस क्रिएटर की एग्जिस्टेंस के ऊपर यकीन रखता है ना। तो मैं उससे पूछ रहा हूं कि तुम जिसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर यकीन रखते हो, क्या उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर मदाखलत करना शामिल है? आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर सर। ये फिर से रेड हेरिंग फेरिसी था। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान के चल लेते हैं, दो आदमी है, ठीक है, एक आदमी एक्स है, एक आदमी वाई है। अब जो वाई वाला आदमी है वो कार बनाता है, जो दूसरा वाला आदमी है वो जो एक्स था, वो उसने कभी जीवन में कार देखी ही नहीं है, वो देखना चाहता है कार को। अब जो वाई वाला आदमी था वो तो कार बनाता है, लेकिन उस एक्स वाला आदमी कहता है कि ये तुमने नई कार बनाने का सोचा है, या जो तुम्हारे दिमाग में वो जो कार है, मुझे उसके बारे में तुमसे चर्चा कर रही है कि उसका टायर कैसा है, उसका इंजन कैसा है। ये जो सामने गराज देख रहे हो ना, ये गराज क्यों बाहर खड़ी होती है कि अंदर खड़ी होती है? तो फिर जो सामने वाला व्यक्ति है जो कार को मानता है, जिसने जो कार का वो मॉडल बनाना चाहता है, अब वो उसको क्या कहेगा? वो उसको ये कहेगा कि मेरे प्यारे बड़े भाई, मेरे प्यारे क्यूट्स हैं, मैं उसके टायर, उसके इंजन, उसके स्ट्रक्चर को जब बना लूंगा तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि उसका टायर इतना बड़ा है, उसका इंजन इतना स्क्वायर फीट का है, लेंथ में है, वो फिर बाहर खड़ी होती है कि अंदर खड़ी होती है। इन सारे टॉपिक्स को मैं तब बता पाऊंगा जब वो बन जाएगी। तो वो जो कार वाला व्यक्ति है वो मैं हूं, और जो उस कार के टायर के बारे में, जो उसके इंजन के बारे में पूछ रहा है वो आप है। अब आप समझ लीजिए, इसी वजह से इसको रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं। आप इसको फैलेसी कह सकते हैं, मैं इसको फैलेसी तस्लीम करने से इनकार करता हूं। मुझे ये बताइएगा कि आप जिस क्रिएटर की एग्जिस्टेंस के ऊपर यकीन रखते हैं, आपको क्या ऐसा प्रूफ मिला कि वो क्रिएटर एग्जिस्ट करता है? किस चीज ने आपको उस क्रिएटर की एग्जिस्टेंस पर यकीन करने पर आमादा किया? ठीक है, इससे पहले कि मेरा क्या ऐसा एक्सपीरियंस था या कुछ ऐसा सिस्टम था, इससे मैं खुदा के तसव्वुर के ऊपर इतना जो है आगे बढ़कर सोच पाया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मैंने मान लिया। उससे पहले जो मैंने आपको ये आर्गुमेंट दिया था और आपने कहा कि ये फैलेसी नहीं है, तो ये आपका मन, मतलब एक होता है ना कि मन मुताबिक कि मैंने एक चीज गढ़ ली है तो मैं उसको मानूंगा। लेकिन एकेडमिक्स पे अगर हम जाए, क्योंकि आप भी साइंस को मानने वाले हैं, आप भी एजुकेशन को मानते हैं, तो जो एकेडमिया है, आप मुझे क्या एकेडमिया के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि फैलेसी कैसे नहीं है? क्योंकि मेरे लिए हुज्जत आप नहीं, एकेडमिया होंगे। दर्शन भाई, मैं इसके ऊपर अपना और आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता कि ये फैलेसी क्यों नहीं है। मेरे नजदीक ये फैलेसी नहीं है, आपके नजदीक ये फैलेसी है। ठीक है, हम दोनों के नजदीक नहीं हजरत, एकेडमिया के नजदीक। दर्शन भाई, जस्ट गेट टू द बॉटम पॉइंट। वो किस वजह से आप किसी एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर पर यकीन रखते हैं जिसने इस यूनिवर्स को आउट ऑफ नोवेयर एक दिन बैठकर क्रिएट किया? आउट ऑफ नोवेयर, देखिए इस बात को समझिएगा, आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट, ये जो बात है ना हजरत, फिर ये रेड हेरिंग फैलेसी हो जाएगी, क्योंकि फिर से आप उसके एट्रीब्यूट्स पा रहे। चलिए मैं इस बात को आपके ही मुकायदे से समझाता हूं। अच्छा एक बात बताइएगा, आप क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स किसको मानते हैं? मतलब जो आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है प्रेजेंट टाइम में? बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पहले सिंगुलैरिटी थी। क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में भी चैप्टर 6 का एवोल्यूशन चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मिल जाता है उसके बारे में। तो अगर हम इस पे देखें तो पहले सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी से एक्सपेंशन हुआ था, आप ये मानते हैं? अगर उसके बेसिक्स पे जाए तो वो जो सिंगुलैरिटी से एक्सपेंशन हुआ, फिर उसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस पनपी, जिससे फिर क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ। तो अगर आपने कहा था कि मैं लॉजिक की बुनियाद पे उस गॉड को डिनाई करता हूं, तो लॉजिक की बुनियाद पे कॉज एंड इफेक्ट वाला रूल भी आता है, ये साइंस भी मानती है कि पहले कॉज होगा फिर इफेक्ट होगा। आप ये मानते हैं जरा? ठीक है, अब ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला रूल, अब इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान के चल लीजिए, ये दुनिया है,
कि दुनिया के अंदर जो फिजिकल कांस्टेंट है अर्थात जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो 6 पॉइंट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻11 है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो ये जो बिग बैंग के बाद एक्सपेंशन हुआ और एक्सपेंशन के बाद मुझे वो जानना है कि वो जो एक्सपेंशन हुआ सिंगुलैरिटी से, उनका कॉज क्या था और वो कॉज क्या था जिसने इस वैल्यू को एकदम फाइनली ट्यून कर दिया कि एकदम फिक्स वैल्यू हो गई, उसको कांस्टेंट की कैटेगरी साइंटिस्टों ने दे दी कि ना कि इसके ऊपर जा सकती है ना इसके नीचे जा सकती है। हाँ हजरत, अब आप बताइए। साइंस के पास इस सवाल का जवाब नहीं। साइंस के पास इस सवाल का जवाब नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये है, इस बात समझिएगा कि अब ये जो वैल्यू है अगर हम लॉजिक के बेस पर जाए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है और मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो फिर हम दोनों डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ये बात है। अब जब इस चीज का जवाब नहीं है, अगर हम इसको लॉजिक पे समझे, जितना हमारे पास अभी बेस ऑफ द एविडेंस मौजूद है, उस मौजूदा एविडेंसेस के आधार पर इसमें दो चीजें निकलती हैं। या तो इस वैल्यू को इस फिक्स फॉर्म में लाने के लिए कोई ना कोई कॉज होना जरूरी है, वरना फिर ये तो भाई कुफ फैक्कुन वाला सिस्टम हो जाएगा जैसा आप मानते हैं इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में। वो तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने उस ही बेस पर पहले इस्लाम से मतलब निकल चुके हैं, आप पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि अल्लाह ने भी नथिंग समथिंग कर दिया। मैं इस्लाम समेत दुनिया के हर मजहब को छोड़ चुका हूँ। हजरत वो हाँ हजरत वो ठीक है, हजरत वो ठीक है, अरे वो हम भी मानते हैं, इंक्लूडिंग आप मेरे फेवरेट भी हैं, इस वजह से आप जो है मेरी फेवरेट मुनाजिर भी हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है हजरत, इस बात पे समझिएगा आप कि जैसे आपने कहा था कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के लिए हमारे पास मौजूदा तौर पर एविडेंसेस नहीं है, तो वो जो एक चीज है ना मयार, और आपने इससे पहले कहा था कि खुदा के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए मेरे पास लॉजिक है, कॉमन सेंस है, तो मैं अभी उस कॉमन सेंस और उस लॉजिक के ग्राउंड पे हूं, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। अब उसमें जो साइंस का फैक्टर था वो आपने भी छोड़ दिया है। अब आपने कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब एवं साइंस के पास नहीं है। अब हमारे पास दो ही फैक्टर बचते हैं इस चीज को समझने के लिए। पहला कि या तो कॉज एंड इफेक्ट हमारा रूल हो कि वो जो सस्टेनिंग वैल्यू थी जिसके कारण ये इतनी फाइनली ट्यून वैल्यू पा गए बिग बैंग थ्योरी पे, अब या तो ये इफेक्ट है। अब अगर इफेक्ट है तो उसका कॉज होना चाहिए, लॉजिकल भी है, तो इसका कॉज है कि नहीं आप बताइएगा, क्योंकि अगर आप इसको कॉज से डिनाई कर देते हैं तो फिर बात आ जाएगी कि रैंडमनेस से यहां तक आई है, और अगर रैंडमनेस से आई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। अब ये दो ऑप्शन आपके पास है। एक तीसरा ऑप्शन है, हजरत एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, हजरत लेट मी कंप्लीट, उसके बाद मैं म्यूट हो जाऊंगा। अब ये जो तीसरा ऑप्शन ये है कि जिस प्रकार से मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने को खैबकुन बोला और बिना किसी कॉज एंड इफेक्ट की सृष्टि बन गई, तो वैसा सिस्टम आप यहाँ मान लो। अगर आप इसको लॉजिकल मानते हैं फिर आपको वो भी लॉजिकल मानना पड़ेगा। अब आप बोलिए, मेरी बात मुकम्मल हो गई। आपके ख्याल में इस यूनिवर्स का कॉज क्या है? मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं बताता हूँ मेरा कॉज क्या है। मैंने आपसे जो 3 सवाल पूछे पहले आप तो बताइए, फिर मैं बताता हूँ मेरा क्या है। मेरे सवाल में ही आपका जवाब है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस यूनिवर्स का कॉज क्या है? आप मुझे बता दीजिए कि मेरा सवाल मतलब आपका सवाल मेरा जवाब कैसे, फिर मैं बताता हूँ। जब आप जवाब देंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, ये तो फिर आपका मन मुताबिक हो गया ना कि पहले आप मेरा सिद्धांत स्वीकार और फिर मैं बताता हूँ कैसे। वन वे ऑफ आंसरिंग, क्योंकि आप जो जवाब सुनना चाहते हैं मैं वो जवाब दूं जरूरी नहीं है। मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता हूं कि दरअसल आर्या की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जिस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में वो इस वक्त बैठा हुआ है उस यूनिवर्स का कॉज क्या है? उसका कॉज कुछ भी मान लीजिए आप, मैं तो कुछ कॉज है। दर्शन आर्या उसका कॉज क्या मानते हैं? दर्शन आर्या उसका कॉज तब बताएगा जब आप इन तीनों में से किसी एक के ऊपर अपना जो मुकदमा है उसको दे देंगे, फिर बताता हूँ दर्शन आर्या क्या मानता है। दर्शन आर्या साहब, ये आपका जो मुतालबा है मेरे से बिल्कुल ऐसा ही है कि एक इलेक्शन के अंदर 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उन तीनों उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार का चुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक उम्मीदवार चोर है, एक डाकू है, एक लुटेरा है, एक करप्ट है, लेकिन मुझे उनके अंदर से 3 चुनना है। ये ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट इम्पोज योर चॉइसेस अपन मी। मैं उन्हीं चॉइसेस को बाईपास करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू एक सिंगल पॉइंट पर रखने के लिए कि दर्शन आर्या इस पॉडकास्ट से हटकर इस यूनिवर्स के जिस क्रिएटर को मानता है, जो कि इस यूनिवर्स का कॉज है, वो क्रिएटर जो था उसने नथिंगनेस में बैठकर इस यूनिवर्स के टाइम और स्पेस को कैसे क्रिएट किया सर?
क्या यार प्रवेश इकबाल भाई, फिर वही आर्गुमेंट फिर से बोलते हैं, कंप्लीट रेड हेरिंग फैलेसी है। अभी आप घूम फिर कर उस ही आर्गुमेंट पे जा रहे हो जो पहले दिया था। हजरत लेट मी कंप्लीट हजरत लेट मी कंप्लीट हजरत नहीं पढ़ा हजरत लेट मी कंप्लीट। हाँ, एक बार मैं बोल लूं, सुनिए तो सही हजरत। दिक्कत की बात यह है कि वो समझिएगा, जो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे बिग बैंग थ्योरी पे, आपने जो आर्गुमेंट दिया ये स्ट्रॉमैन फैलेसी है। इसको स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। स्ट्रॉमैन का मतलब होता है कि मैंने आपको आर्गुमेंट कुछ और दिया, आप ले इसको कहीं और जा रहे हैं। अब ये स्ट्रॉमैन कैसा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इसमें ये बात है कि जब इलेक्शन होता है तो पहली बात, इलेक्शन में ये कंडीशन तभी होगी जब उम्मीदवार पूरे खत्म हो जाएंगे। उम्मीदवार पूरे खत्म हो जाएंगे। और पहली बात तो इलेक्शन कमीशन की चोर, डाकू, रेपिस्ट इन तीनों को रखता नहीं है। तो आप उसका कंपेरिजन इससे मत करिए। इसको अगर हम और लॉजिकली समझे तो लॉजिकली कैसे समझते हैं कि वो जो 3 ऑप्शंस आए, वो जो 3 ऑप्शन जो आपने कंडीशन दी थी वो कंप्लीटली लॉजिकल थी। सो मैंने उसको स्ट्रॉमैन का समझे नहीं आप। अब ये जो तीन आपने ऑप्शन दिए ना, ये 3 ऑप्शन तभी है जब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। अब सामने वाला इलेक्शन वाला आदमी कहे कि मैं ये 3 ऑप्शन नहीं चुनूंगा, मैं खुद ही प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरी बात मानो। मैं तुमसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, सवाल में ही जो चौथा व्यक्ति है वही जो है इलेक्शन कमीशन का जो है प्रणेता बन जाएगा। अरे उसकी बात कैसे मानी जाए कि मैं उसकी बात क्यों मानूं? मैं बात में थोड़ी ना हो। जब मेरे पास यही 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, यानी 3 ऑप्शन में से एक को चुनना है, यही मेरी कंडीशन है। और यही सेम चीज बिग बैंग थ्योरी में अप्लाई हुई थी। जो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, तो अब आप इस बात से हटकर इस पे आ रहे हैं क्योंकि आपने पुराने वाले आर्गुमेंट का जवाब दिया नहीं था, उसको तो आपने हटा दिया। अब आप ये बोल रहे हैं हजरत, समझिएगा इस बात को, कि मुझे ये बताओ कि वो टाइम से बाहर कैसे है या एक पॉइंट ऑफ द स्पेस में बैठकर जो है उसने खल्क कैसे किया। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ 2 घंटे के लिए बैठ जाऊंगा, लेकिन जो मैंने आपसे बेसिक सवाल किया था उसका जवाब दीजिए हजरत।